सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की शेड्यूल। और ये सीबीएसई में ये क्वेश्चन आना ही आना है। सीबीएसई स्टेट बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड में इस टॉपिक से एटलीस्ट 6 मार्क्स की क्वेश्चन आ ही जाती है। सो ये मतलब आना ही आना है, इसलिए इसे रट लो। और आज या फिर कल की जो इसके बैक वाली जो मैं पढ़ाई थी एग्रीगेट डिमांड के बारे में, मैंने सारे नोट्स इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं ताकि सीबीएसई के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ऐसे ही पैटर्न में लिखनी है। जैसे आज जो मैं टॉपिक आज के वीडियो में कवर करने जा रही हूँ वो है एग्रीगेट डिमांड की शेड्यूल और इसकी ग्राफ। तो जब भी सीबीएसई में क्वेश्चन आती है कि एग्रीगेट डिस्कस अबाउट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड, तो उसे हमेशा कोशिश करना है कि शेड्यूल के साथ साथ उसे ग्राफ के थ्रू भी उसे प्रेजेंट करके समझाए कॉपी में जो भी आंसर शीट रहती है। सो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल होती क्या है? तो ये एक ऐसी टेबल है, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एक ऐसी टेबल है जो दो चीज़ों के बीच के रिलेशनशिप को दिखलाता है। और वो दो चीज़ क्या है यहाँ पर? वाई मतलब इनकम और एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड को हम एडी से आज शो कर रहे हैं। सो एडी एज अ शॉर्ट फॉर्म मैं उसे शो कर रही हूँ। तो एग्रीगेट डिमांड शोज द बिहेवियर ऑफ एडी करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। एग्रीगेट डिमांड हम ये बताता है कि एग्रीगेट डिमांड की जो शेड्यूल है ये दिखलाती है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड कैसे बिहेव करता है। समझ में आई? जैसे जैसे इनकम चेंज होती है तो एग्रीगेट डिमांड की क्या चेंजिंग होती है, क्या बिहेवियर होती है, वो ये शो करती है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड को एक्सपेंडिचर या फिर डिमांड बोल रहे हैं। और ये दिखलाता है कि डिफरेंट लेवल पे इनकम कैसे चेंज होती है, जैसे चेंज होती है तो फिर एग्रीगेट डिमांड कैसे बिहेव करता है। नाउ अब ये एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल मैं बनाई जहाँ पे इनकम, जो कि मैं इनकम को वाई से ही डिनोट किया जाता है इकोनॉमिक्स में। सो जब मेरी इनकम 0 थी तो एग्रीगेट डिमांड मेरी 30 हो गई है। ओके, एंड वन थिंग मोर कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई मैं यहाँ पे क्यों लिखी हूँ? मैं ये इसलिए लिखी हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्लोज इकोनॉमी के बारे में पढ़ रही हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 12th क्लास में है वो वहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्लोज इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड को बताई गई है। और क्लोज इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड की जो फॉर्मूला होता है वो सी प्लस आई है। यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसे नहीं ले रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को हम क्लोज इकोनॉमी में कंसीडर नहीं करते हैं। क्लोज इकोनॉमी में ओनली एग्रीगेट डिमांड की जो फॉर्मूला होती है वो सी प्लस आई होती है। ओके, इसलिए एग्रीगेट डिमांड की फॉर्मूला यहाँ पे पूरे टॉपिक में 12th की जो एग्रीगेट डिमांड है वो सी प्लस आई ही रहेगी। अगर जी में इंक्लूड की तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ जाती है, और एक्स एम हम इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉलेज लेवल पे की जाती है। कॉलेज लेवल पे जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे मैं लिख दी हूँ सिंस वी आर स्टडिंग एग्रीगेट डिमांड इन अ क्लोज इकोनॉमी देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल बी सी प्लस आई। नाउ सी हियर, जैसे इनकम 0 थी तो मेरी एग्रीगेट डिमांड 30 थी। ये 30 क्यों है, 30 क्यों है एग्रीगेट डिमांड? क्योंकि जब हमारा इनकम 0 है तब भी हमें खाने के लिए, पीने के लिए, शेल्टर के लिए चाहिए होता है, इस चीज़ की हमारी डिमांड होती है। और ये सब पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं, चाहे वो लोन लेकर करें या किसी से उधार लेकर करें, लेकिन हमें ये एक्सपेंडिचर करना ही करना है। इसलिए जब भी हमारा इनकम 0 हो तब हमारा एग्रीगेट डिमांड कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एग्रीगेट डिमांड हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे जो भी मेरी एग्रीगेट डिमांड है मेरी 30 है, तो मतलब जब मेरी इनकम 0 है तो ये
इस समय जो मेरी एग्रीगेट डिमांड है वो मेरी सबसे मिनिमम डिमांड है। इसलिए यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू है, जब मेरी इनकम ज़ीरो है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू सबसे मिनिमम है और ये एक ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड है। ये एक ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड है क्योंकि ये जब इनकम ज़ीरो होगी तब भी इसकी वैल्यू यही होगी, ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, इसलिए ये एक ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड है। और बोर्ड के एग्ज़ाम में ये शो करना है, ऐसे एरो करके लिखना है कि ये एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। जैसे अब नेक्स्ट लेवल पे जैसे मेरी इनकम 20 हुई तो मेरी जो एग्रीगेट डिमांड है वो 35 हुई, मतलब अभी भी मेरी डिमांड बढ़ गई है। जैसे मेरी इनकम 20 हुई, जैसे मेरी इनकम 20 हुई, फिर मेरी एग्रीगेट डिमांड जो है 35 हो गई। मतलब जैसे मेरा इनकम बढ़ा वैसे मेरा डिमांड भी बढ़ा। समझ में आया? अभी भी मैं किसी भी तरह से डिमांड को पूरा करूँगी, या तो वो लोन में पूरा करेगा या उधारी लेकर पूरा करेगा, लेकिन वो डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को पूरा करेगा ही। समझ में आया? तो इस लेवल पे क्या है, यहाँ पे इस लेवल पे देखो, जब मेरी इनकम 20 है और एग्रीगेट डिमांड 35 है, तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड अभी बड़ा है इनकम से। ओके, अब देखो जैसी मेरी इनकम 40 हुई बढ़कर, वैसी मेरी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ के 40 हो गई। अब जितनी मेरी इनकम आई उतना ही मैंने कंजम्पशन किया, उतना ही मैंने कंज्यूम किया, और यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू है वो AD इज इक्वल टू इनकम Y हो गई। नाउ नेक्स्ट, जैसे मेरा इनकम 60 हो गया वैसे मेरा एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर 45 हो गई। ये क्यों? अभी देखो यहाँ पर इनकम की वैल्यू ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड इज स्मॉलर देन इनकम। क्यों? क्योंकि अब जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे ही मेरे अंदर एक हैबिट भी आएगी, और उस हैबिट का क्या नाम है? सेविंग हैबिट। सेविंग करने की हैबिट आएगी। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मैं अब सेविंग भी करने लगूंगी। ये कंज्यूमर का नेचर है कि जैसे वो सोचता है कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे थोड़े थोड़े पैसे मैं बैंक में रखूँ फ्यूचर काम के लिए, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। इसलिए अब जो इनकम है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं होगा। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, लेकिन घटते हुए रेट से बढ़ेगा। ओके, जैसे जैसे अब मेरी इनकम बढ़ रही, जैसे यहाँ पे अब 80 हो गई तो यहाँ पे मेरी कंजम्पशन कितनी है, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कितनी हो रही है? 50 है। 100 है इनकम तो 55 मेरी एग्रीगेट डिमांड है। मेरी डिमांड घटते जा रही है क्योंकि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मैं अब सेविंग करने लगूंगी। सेविंग की एक नेचर जनरेट होने लगती है। नाउ अंडरस्टूड? फिर से एक बार देख लेते कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। दोनों, इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है। ओके, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की जो फॉर्मूला है C+I इसलिए है क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड की जो 5 कंपोनेंट्स थे C+I+G+X-M, इसमें से हम G+X-M को नहीं लेंगे क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड को हम क्लोज इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं और 12th क्लास में एग्रीगेट डिमांड क्लोज इकोनॉमी में ही आते हैं। कॉलेज लेवल पे बाकी सारे G और X और M को इंक्लूड किया जाएगा। अब जैसे जैसे मेरी इनकम, जब मेरी इनकम 0 थी वहाँ पर मेरी ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो सबसे मिनिमम है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हमारी इनकम 0 रहेगी तब भी हमें खाने के लिए, पीने के लिए, शेल्टर के लिए डिमांड होती है और इस पर एक्सपेंडिचर होती ही होती है, चाहे वो कैसे भी एक्सपेंडिचर किया जाए, उधार लेकर किया जाए या लोन लेकर किया जाए। अब जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ तो रही है मगर उससे कम रेट से बढ़ रही है। समझ में आया? देखो जहाँ मेरी इनकम 40 हुई वैसे मेरी एग्रीगेट डिमांड भी 40 हुई, लेकिन उसके बाद जैसे मेरी इनकम बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ इसके बाद कंज्यूमर के अंदर सेविंग की हैबिट आ जाती है, वो पैसे को सेव करने लगते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की जो है ये 4
ये 4 फीचर्स हैं, ये 4 कह सकते हो कि बिहेवियर है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की। क्या बिहेवियर है? अब ये जो बिहेवियर है इसको रट लेना है, क्योंकि आगे इकोनॉमिक्स के मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल के इतने बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे ये जो बिहेवियर है बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर देखने को बाकी शेड्यूल में भी मिलता है। आगे कंजम्पशन फंक्शन, शेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन हम जो भी पढ़ेंगे उन सारे बिहेवियर को देखना इससे मैच करेगा, इसलिए इसको रट लेना है। बहुत ईजी है। देखो कैसे इस अगर ये नहीं भी लिख सकते तो हम इस ऐसा बिल्कुल इसको देख कर लिख सकते हैं। कैसे कि जब मेरी व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0 एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 30, ठीक है। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि मिनिमम सर्वाइवल एक्सपेंडिचर है, इट इज़ बिकॉज ऑफ मिनिमम सर्वाइवल एक्सपेंडिचर। ओके। सेकेंड नंबर, एग्रीगेट डिमांड इज पॉजिटिवली रिलेटेड विथ वाई। एग्रीगेट डिमांड और वाई के बीच में कैसी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बिकॉज एज वाई इज इंक्रीजिंग दैट इज इनकम इज इंक्रीजिंग, एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है, इसलिए दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। नाउ थर्ड इज एट लोअर लेवल ऑफ इनकम। लोअर लेवल ऑफ इनकम जो है मेरी कितनी है? 0 है। लोअर लेवल ऑफ इनकम, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन वाई इनकम। एग्रीगेट डिमांड बड़ा है कि नहीं? 30 है ना। जब मेरी इनकम 0 है तो एग्रीगेट डिमांड 30 है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड बड़ी है इनकम से जब मेरी इनकम 0 है। नाउ एट हायर लेवल ऑफ इनकम, जैसे हायर लेवल ऑफ इनकम क्या है? 120 लेवल, हायर लेवल ऑफ इनकम, एग्रीगेट डिमांड इज स्मॉलर देन इनकम। एग्रीगेट डिमांड क्या है? इनकम से छोटा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एग्रीगेट डिमांड जो है अब छोटा होने लगा है, बिकॉज एट द हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल स्टार्ट सेविंग, पीपल सेविंग करने लगता है। नाउ वी विल अब इसके साथ ही मैं इसकी जो ग्राफ है इस पे कैसे ग्राफ बनाते हैं, ये जो शेड्यूल की मैं ग्राफ बनाकर दिखलाऊंगी कि इसकी प्लॉटिंग कैसे की जाती है। जब भी सीबीएसई एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आए तो ग्राफ ज़रूर बनाना है, वरना 3 मार्क्स कट जाएंगे। हाफ मार्क्स ग्राफ पे रहती है, ग्राफ इज़ मस्ट। तो ये है ग्राफ। अभी मैंने इसकी बस लाइनिंग बना ली है, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ कि कैसे इसको बनाते हैं। जैसे मेरी शेड्यूल में बताई थी कि सपोज़ जैसे मेरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि इनकम 0 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 20 है। ओके। तो दोनों के बीच में कितनी कितनी की गैप है? 20-20 की गैप है। ओके। इनकम में कितना का गैप है? 20-20 का गैप है। तो हम इधर में इनकम ले रहे हैं। इनकम हम कहाँ ले रहे हैं? यहाँ पे तो मेरी एग्रीगेट डिमांड हो रही है। ओके। नीचे में मेरी एग्रीगेट डिमांड है और इस साइड में मैं इनकम ले रही हूँ। ओके। अब यहाँ पे जैसे मैंने 0, फिर 20, फिर 40, ये थोड़ा लाइट है, फिर 60, फिर 80, 100 और 20। उसी तरह से यहाँ पे भी मैं 20-20 की गैप ले ली हूँ। ओके। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो देखो ये लाइन जो है ना, ये इनकम की लाइन है। ये हमेशा ऐसे बनाते हैं। ये जैसे मेरी स्केल है, सपोज ये 0 यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लेना है, ये लाइन स्ट्रेट है। इसकी जो यहाँ पे एंगल बनती है ना, ये 45 डिग्री एंगल की एंगल बनती है। सॉरी क्लियर नहीं दिख रही है। ये 45 डिग्री एंगल बनती है, इसलिए यहाँ पे मैं एंगल इसको ए ले रही हूँ और यहाँ पर जो एंगल है इसको बी ले रही हूँ। ओके। ये हमेशा 45 डिग्री एंगल ही बनती है। नाउ अब जैसे जैसे ये है, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 0 है तो एग्रीगेट डिमांड 30 है, 20 है तो 35 है, 40 है तो 40 है। इनकम जब मेरी 60 है तो एग्रीगेट डिमांड 45 है। इनकम जब 80 है तो एग्रीगेट डिमांड 50 है। इनकम जब 100 है तो एग्रीगेट डिमांड 55 है। इनकम जब 120 है तो एग्रीगेट डिमांड 60 है। अब बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पर पॉइंट कर लूँगी। जब मेरी इनकम 0 थी तो एग्रीगेट डिमांड मेरी 30 थी, तो 30 यहाँ पर हुई, एक डॉट यहाँ डाली। जब मेरी इनकम 20 हुई तो मेरी एग्रीगेट डिमांड 35 हो गई। जब मेरी इनकम 40 थी तो मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़कर 40 हुई।
ओके। जब मेरी इनकम 60 तो 45 हो गई मेरी एग्रीगेट डिमांड। जब मेरी इनकम बढ़कर 80 हुई तो मेरी एग्रीगेट डिमांड 50 हो गई। ओके, 50। जब मेरी इनकम 100 है तो मेरी एग्रीगेट डिमांड 45 हो गई। जब मेरी इनकम 120 है तो एग्रीगेट डिमांड 60 हो गई। मैंने डॉट पॉइंट कर लिए हैं। अब बिल्कुल इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लेना है इस सारे डॉट को जॉइंट करते हुए। नाउ ये हमेशा याद रखना कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इनकम की लाइन होती है। अब मैंने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है प्लॉट कर लिए हैं। ओके, सो ये एग्रीगेट डिमांड हो गई मेरी। अब ये देखो कि ये देखो यहाँ से 40, जब ये 40 थी मेरी तो यहाँ पर मैं ये 40 थी, इनकम 40 थी तो मेरी एग्रीगेट डिमांड 40 थी, तो वहाँ पे एक डॉट दी थी। वहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर मुझे ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं ये लिखूँगी कि इनकम इज़ इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है भी, क्योंकि ये जो एग्रीगेट डिमांड जो है जहाँ पर वाई की लाइन को इंटरसेक्ट किया गया है वहाँ पर ही इनकम इज़ इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होगा। जहाँ पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों की लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल टू 40 हो जाएगी, जहाँ पर मेरी इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों ही 40 इक्वल टू हो गए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जिस तरह से एग्रीगेट डिमांड और इनकम इज़ इक्वल टू 40 है, हाँ, उसी तरह यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जहाँ पे दोनों इक्वल हो गए हैं। नाउ अब देखो यहाँ से ये ग्राफ है। अब तुम यहाँ से ऐसे डिनोट कर सकते हो कि ये जो है यहाँ तक, पूरी यहाँ तक जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो इनकम से बड़ा है, ऊपर है ना इनकम से। ये इनकम वाले लाइन से ये लाइन ऊपर है, तो यहाँ पर ये जो है एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन इनकम। ये देखो यहाँ से यहाँ तक एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है, जो कर्व है, वो इनकम की जो लाइन है उससे नीचे है। इनकम के कर्व से एग्रीगेट डिमांड की कर्व नीचे है। इसका मतलब है ना नीचे, ये वाली, ये यहाँ से नीचे है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज स्मॉलर देन इनकम। कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक पूरा। ओके, बिल्कुल इसको अब मुझे ऐसे शो कर लेना है कि फ्रॉम पॉइंट, इसको मैं एक नाम दे सकती हूँ जैसे ए वाई बी। फ्रॉम ए टू वाई AD is greater than income, aggregate demand is greater than income, and from Y to B aggregate demand is smaller than income। ये हो गई एग्रीगेट डिमांड की शेड्यूल। बिल्कुल अब इसको ऐसे लिख लेना है जिस तरह से मैं यहाँ पर लिखी, वैसे इसको कर्व में बना देना है। व्हेन Y इज इक्वल टू 0 एग्रीगेट डिमांड इज 30, इट इज़ बिकॉज मिनिमम सर्वाइवल एक्सपेंडिचर। ओके, एट पॉइंट Y curve is intersecting aggregate demand curve, okay, and beyond point Y income curve is greater than aggregate demand curve। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड की जो वैल्यू है वो इनकम से लेस है। ओके, डन। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड प्रेस द बेल बटन।